Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu The newspaper. first article is about National Green Tribunal. First point, the National Green Tribunal took suo motu cognizance of media reports about wetland encroachment by National Highways Authority of India during highway construction. सबसे पहले तो सुओ मोटो कॉग्निसेंस होता क्या है। तो ये एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है। इसका मतलब है कि ट्रिब्यूनल ने खुद से अपने आप केस उठाया बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के। यहाँ मीडिया रिपोर्ट्स में आया था कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे कंस्ट्रक्शन के वक्त वेटलैंड पर इंक्रोचमेंट कर रही हैं और ये इन्वायरमेंट सेंसिटिव इशू होने की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तुरंत एक्शन लिया। सेकेंड पॉइंट, द केस रिलेट्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड UER सेकेंड वेयर अ प्रोटेक्टेड पॉन्ड वेटलैंड इन गोयला खुर्द दिल्ली वॉज अफेक्टेड। केस किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? तो ये केस अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो दिल्ली के ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए बन रहा है। प्रॉब्लम ये हुई है कि गोला खुर्द दिल्ली में एक प्रोटेक्टेड पॉन्ड वेटलैंड इस कंस्ट्रक्शन से इम्पैक्ट हुआ है। वेटलैंड का रोल क्या होता है? फ्लड को कंट्रोल करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट और इसलिए उनको डिस्टर्ब करना सीरियस इशू है। थर्ड पॉइंट, द वेटलैंड इज ऑफिशियली लिस्टेड अंडर द दिल्ली वेटलैंड अथॉरिटी मेकिंग इट लीगली प्रोटेक्टेड अंडर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। वेटलैंड लीगल प्रोटेक्शन में आता क्यों है? तो ये ऑफिशियली लिस्टेड है अंडर दिल्ली वेटलैंड अथॉरिटी में। इसका मतलब है कि ये वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट रूल 2017 के अंडर प्रोटेक्टेड है और कोई भी कंस्ट्रक्शन या एक्टिविटी बिना परमिशन के इलीगल होती है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो प्रोटेक्टेड वेटलैंड मतलब नो कंस्ट्रक्शन जोन जब तक स्ट्रिक्ट अप्रूवल ना हो। Fourth point, National Green Tribunal found that NHAI constructed 8 pillars inside the water body encroaching about 2.36 square meter area when small encroachment is considered illegal. NGT ने ऑब्जर्व किया है कि NHAI ने वाटर बॉडी के अंदर 8 पिलर कंस्ट्रक्ट किया है और इससे 2.36 स्क्वायर मीटर एरिया इंक्रोच हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें चाहे इंक्रोचमेंट छोटा हो या बड़ा, लॉ के हिसाब से इलीगल ही माना जाएगा और इसका रीज़न ये है कि अगर स्मॉल इंक्रोचमेंट अलाउ कर दिया तो फ्यूचर में बड़ा डैमेज हो सकता है और वेटलैंड्स इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। पॉइंट 5, अ की वायलेशन वॉज नॉन डिस्क्लोजर during environmental clearance. NHAI did not mention that pillar would be built inside the wetland, so no proper impact assessment was done. सबसे बड़ा इशू था नॉन डिस्क्लोजर ड्यूरिंग environmental clearance। मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसी लेते वक्त ये मेंशन ही नहीं किया कि वेटलैंड के अंदर पिलर्स बनाए जाएंगे और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हो पाया। अथॉरिटीज़ को एक्चुअल डैमेज का आइडिया ही नहीं मिला। तो मतलब अगर प्रोजेक्ट ही सही इन्फॉर्मेशन हाइड की जाती है तो पूरा अप्रूवल प्रोसेस फ्लॉड हो जाता है और ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का वायलेशन है। 6 पॉइंट, NGT emphasized that the Rule 4 of Wetland Rules prohibits permanent construction and encroachment is in notified wetlands, reinforcing strict environmental compliance. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पेशली वेटलैंड रूल्स 2017 के रूल 4 को हाईलाइट किया है और रूल 4 ये क्लियरली बोलता है कि परमानेंट कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, इंक्रोचमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है नोटिफाइड वेटलैंड में। मतलब चाहे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट, वेटलैंड के अंदर कंस्ट्रक्शन इलीगल है और इस केस में NGT ने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि इन्वायरमेंटल लॉज को लाइटली नहीं लिया जा सकता। 7th point, the tribunal ordered restorative and corrective measures and directed authority like MO, EFCC and pollution control bodies to assess damage and ensure accountability. NGT ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं? तो NGT ने सिर्फ वायलेशन पॉइंट आउट नहीं किया बल्कि एक्शन भी लिया है। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि
रिस्टोरेटिव मेजर्स मतलब जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करो, और करेक्टिव मेजर मतलब फ्यूचर में ऐसा ना हो। साथ ही डायरेक्शन दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इनको बोला गया है कि डैमेज एसेस करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, अकाउंटेबिलिटी एसेस करो, मतलब जो डैमेज करेगा वही ही उसको ठीक करेगा। And the last point is NGT is increasingly active in urban environmental governance, wetland, forest, green belts. Similar cases Ghaziabad, Delhi show widespread wetland encroachment issue in NCR, highlighting weak enforcement and need for sustainable development balance. आज के टाइम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का रोल जो है वो और भी एक्टिव हो गया है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, जैसे वेटलैंड्स, फॉरेस्ट लैंड, ग्रीन बेल्ट्स, और एनसीआर रीजन जैसे दिल्ली हो गया, गाज़ियाबाद एक्सेट्रा में मल्टीपल केसेस आए हैं जहां वेटलैंड इंक्रोच हो रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसका की इशू क्या है कि लॉ तो स्ट्रॉन्ग है बट इम्प्लीमेंट वीक है। द सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट फूड प्राइस इंडेक्स। फर्स्ट पॉइंट, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स measures monthly charges in global food commodity prices and covers 5 major categories: cereals, vegetable oil, meat, dairy, and sugar based on global trade weights base period 2014 to 2016। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फूड प्राइस इंडेक्स का एक इंडिकेटर है जो ग्लोबल फूड प्राइसेस के मंथली चेंजेस को मेज़र करता है। ये 5 मेजर कैटेगरीज को कवर करता है। पहला सेल्स, वेजिटेबल ऑयल, मीट, डेयरी, शुगर, और बेस पीरियड इसका जो है वो 2014 टू 16 है। मतलब कैलकुलेशन जो है वो ग्लोबल ट्रेड वेट्स के बेसिस पर होती है, मतलब जो कमोडिटीज़ ज़्यादा ट्रेड होती हैं उनका इम्पैक्ट इंडेक्स पर ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट, इन मार्च 2026 द FFPI rose to around 128.5 points, marking a second consecutive monthly increase due to rising energy costs and geopolitical tension affecting production and ट्रांसपोर्ट। मार्च 2026 में FFPI 128.5 पॉइंट्स तक पहुंच गया और ये की हाईलाइट करता है कि लगातार सेकेंड मंथ इंक्रीज। इसका मेन रीज़न क्या है? राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, दूसरा जियो पॉलिटिकल टेंशंस मतलब जैसे वॉर्स हो गई, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस और भी, और इम्पैक्ट क्या इसका पड़ा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गया है। ओवरऑल जो है वो फूड प्राइस ग्लोबली ऊपर गए हैं। थर्ड पॉइंट, the cereals index increased due to higher wheat price around 4.3%, driven by poor crop condition in the US and Australia, although rice price declined due to weak demand and harvest pressure। सेरल इंडेक्स में क्या हुआ है, तो ये इसमें जो प्राइस है वो ओवरऑल इंक्रीज़ देखा गया। इसका रीज़न क्या बताया गया कि जो वीट प्राइस है वो 4.3% तक इंक्रीज़ हुआ है, और जो पुअर क्रॉप कंडीशन है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो राइस की है प्राइस वो गिरी है। किसकी वजह से? वीक डिमांड, हार्वेस्ट प्रेशर, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गई है, और जो मिक्स ट्रेंड था, बट वीट ने ओवरऑल इंडेक्स को एक तरीके से पुश किया है। फोर्थ पॉइंट, वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस शोड द शार्पेस्ट consistent rise about 5%, supported by higher crude oil prices, biofuel demand, and supply constraints in regions like Malaysia and the Black Sea। वेजिटेबल ऑयल इंडेक्स में 5% का स्ट्रॉन्ग राइज देखा है। रीज़न इसका क्या है? पहला, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से बायोफ्यूल डिमांड इंक्रीज़ होती है, वेजिटेबल ऑयल का यूज़ बायोडीजल्स में होता है। दूसरा, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, मतलब मलेशिया में पाम ऑयल मेजर प्रोड्यूसर है। सेकेंड, ब्लैक सी रीजन, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो शार्पली इंक्रीज़ हुए हैं। पॉइंट 5, sugar prices recorded the highest monthly surge, around 7%, mainly because Brazil is diverting sugarcane towards ethanol production and amid rising crude oil prices। शुगर प्राइसेस ने 7% का सबसे बड़ा मंथली सोर्स दिखाया है। मेन रीज़न इसका है कि ब्राज़ील जो वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर है, उसने शुगर केन को एथनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट कर दिया है,
और ये क्यों हुआ है, तो इसका रीज़न है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, एथेनॉल का एक बायोफ्यूल अल्टरनेटिव है, और रिज़ल्ट क्या निकला है इससे कि जो शुगर प्रोडक्शन है वो कम हो गई और सप्लाई डिक्रीज़ हो गई है, प्राइस इंक्रीज़ हो गई। मतलब अगर एक सिंपल लॉजिक समझे तो एनर्जी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, एथेनॉल डिमांड इंक्रीज़ हुआ है, जिससे शुगर सप्लाई कम हो गई है और शुगर प्राइसेस हाई हो गए हैं। 6 पॉइंट, मीट प्राइसेस इंक्रीज्ड मॉडरेटली around 1%, especially pork, due to strong seasonal demand and rising import demand in major markets like China and EU. मीट प्राइसेस 1% बढ़े हैं, ज़्यादा स्पाइक नहीं था। मेजर रीज़न इसका है कि पॉर्क डिमांड स्ट्रांग थी, मतलब सीजनल डिमांड। इम्पोर्ट डिमांड इंक्रीज़ हुआ चाइना यूरोपियन यूनियन में, जिससे डिमांड साइड स्ट्रांग होने की वजह से प्राइस थोड़े ऊपर गए हैं। 7 पॉइंट, डेयरी प्राइसेस रोज स्लाइटली after months of decline driven by increased prices of butter and milk powder, although they remain significantly below last year's level. डेयरी प्राइसेस स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं आफ्टर लॉन्ग डिक्लाइन। ड्रिवर्स क्या है, बटर प्राइसेस बढ़े हैं, मिल्क पाउडर प्राइसेस बढ़े, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइस अभी भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी लो हैं। मतलब शॉर्ट टर्म रिकवरी है लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी वीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ की करेंट इशू इज द इम्पैक्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड एनर्जी प्राइस सर्ज विच इज रेजिंग फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, potentially increase global food inflation by 50 to 20% if crisis persist. सबसे क्रिटिकल फैक्टर है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फर्टिलाइज़र को, जिससे फर्टिलाइज़र कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, और ये सब मिल के ग्लोबल फूड प्राइसेस को और पुश कर रहे हैं। और जो एस्टिमेट बन रहा है एक तरीके से, अगर क्राइसिस कंटिन्यू करता है तो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन 15 से 20% तक बढ़ सकता है।